ओके, द सेकंड सिस्टम इज अबाउट दैट गवर्नेंस। ठीक है, अब गवर्नेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है, या गवर्नेंस एनजीओ के अंदर कैसे उसको देख रहे हैं। ठीक है, अब गवर्नेंस का क्या मकसद है, गवर्नेंस का के तरीके से क्या होता है कि आप एक लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नेंस आप ये कह सकते हो कि ऐसा ऐसा तरीका होता है, इट इज़ लाइक अ पैटर्न्स ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये कैसे किसी भी चीज़ को कैसे गवर्न करना है, कैसे लीड करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डायरेक्ट करना है। तो अब गवर्नेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट एज अ सिस्टम इन एनजीओ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये गवर्नेंस के जरिए से क्या होता है कि आप लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हो, डायरेक्शन दे रहे होते हो एंड लेजिटिमेसी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नेंस के जरिए से एक ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलता है कि वो किस तरीके से काम करेगी, उसके लीडर्स किस तरीके से काम करेंगे, वो लीडर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कैसे कर रहे हैं, उसके मेंबर्स को कैसे लीड कर रहे हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको कैसे रास्ता दिखा रहे हैं, उनको किस तरफ लेके जा रहे हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब टिपिकली जो एनजीओ के फाउंडर्स होते हैं, ज़्यादातर इट इज़ ऑब्जर्व्ड कि ज़्यादातर जो इसके फाउंडर्स होते हैं किसी भी एनजीओ के, वो करिज्मेटिक होते हैं। जैसे आई लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी साहब। ठीक है, ही वॉज एन करिज्मेटिक इंडिविजुअल्स के, वो ऐसे इंसान थे जो जिनकी पर्सनैलिटी ऐसे इन्फ्लुएंशियल थी कि लोग उनको उनकी ज़ात की बिना पे उनको पसंद करते थे, उनको फॉलो करते थे, उनकी बात मानते थे। तो ये क्या थे, और उनका मकसद क्या था कि मैंने लोगों की फलाह के लिए काम करना है। ठीक है, तो टिपिकली जो एनजीओ फाउंडर्स होते हैं, मेजॉरिटी इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि वो क्या होते हैं, वो करिज्मेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका मकसद क्या होता है कि कोई ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कुछ उनका मकसद, वो किसी आइडिया को उनका जहन में होता है, किसी खास नज़रिए को अपनी ज़िंदगी में उन्होंने शामिल किया होता है। अपने उस खास नज़रिए की बिना पे वो क्या सोचते हैं कि हमने ये खास मकसद हासिल करना है। अदर स्टाफ एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स नीड टू शेयर द फाउंडर्स अंडरस्टैंडिंग। अब जाहिर सी बात है, अब अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो अपनी एनजीओ बनाई, उसका मकसद क्या था, वो तो उन्होंने बनाई थी ना, उनके जहन में था कि मैंने इसका मकसद क्या है, उसके पीछे वजह क्या है, उसकी कॉज क्या है। लेकिन क्या था, उन्होंने क्या शेयर की। अब जो उनके मेंबर्स होंगे, उस एनजीओ के अंदर जो मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स क्या करेंगे, दे विल शेयर द फाउंडर्स अंडरस्टैंडिंग। कि अब फाउंडर की अंडरस्टैंडिंग क्या है, फाउंडर ने ये क्यों बनाई थी, उसका मकसद क्या था, किस वजह से इस एनजीओ को बनाया गया। तो वो क्या करेंगे, ही विल शेयर द फाउंडर्स अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू बी सस्टेन। कि वो कोशिश करेंगे, वो जो मेंबर्स होंगे, स्टाफ होंगे, या उस एनजीओ के से लिंक, उस एनजीओ के अंदर जो भी उसके फंक्शन, उसके आप डिपार्टमेंट्स कह सकते हो, उसके साथ लिंक डिफरेंट सिस्टम कह सकते हो, क्या शेयर करेंगे, अपने फाउंडर की अंडरस्टैंडिंग। अब जाहिर सी बात है, उनको फिर मकसद क्लियर हो जाएगा ना कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ है वो किस मकसद से बनी है, उसका काम क्या है। और तब जाके वो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, उसको अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, लीडरशिप क्या होती है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर इफेक्टिव ज़्यादा होगी एनजीओ, एक एनजीओ की जो लीडरशिप है वो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होगी जब वो बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ ओपिनियंस भी ले रही, ओपन होगी कि मैं अब सबको इजाज़त है कि सब आके उसके अंदर अपनी एनजीओ से में जो है वो अपनी राय दें कि ये क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ के अंदर कैसे बेहतरी ला सकते हैं। एंड ऑल्सो ओपन टू ऑल टैलेंट्स। ठीक है, तमाम टैलेंट्स के लिए ओपन होगी, तब जाके वो लीडरशिप क्या कहलाएगी, अफेक्टिव लीडरशिप कहलाएगी। कि उस लीडरशिप ने इजाज़त दी है कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जो एक्सपीरियंस और स्पेशलाइज लोग हैं, उनको शामिल करना, उनकी राय को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफेक्टिव एनजीओ लीडर्स क्या करते हैं कि जितने भी एनजीओ के रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, या एनजीओ से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो उस एनजीओ के मेंबर्स हों, स्टाफ हो, क्लाइंट्स हो, या बेनिफिशरीज हो जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, या डोनर्स। ठीक है, उन सबके लिए अगर वो उनके टैलेंट्स को और उनके शौक को देखेगा लीडर, तब जाके वो एनजीओ की जो गवर्नेंस के हिसाब से उसकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छी होगी। Leaders are also more effective if they are focused and consistent. ठीक है, अगर वो फोकस्ड होंगे, उनका मकसद सिर्फ लीडर का यही है उस किसी भी एनजीओ के अंदर कि मेरा मकसद ये है कि मैंने अपनी जो एनजीओ का मकसद ये है कि मैंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करनी है,
उस एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लोगों में अवेयरनेस देनी है। अब उसका फोकस एक फोकस्ड है, उसको पता है कि मेरा क्या फोकस है, मेरा मकसद क्या है, मैंने उस मकसद को कैसे हासिल करना है। अगर वो अपने मकसद में, अपने तरीके में अगर वो इफेक्टिव होगा, अगर वो उस चीज पे पाबंदी से अमल करेगा, तो बाकी लोग फिर उस पर ट्रस्ट करेंगे और बाकी जो लोग होंगे वो उसको फॉलो करेंगे। जो गुड लीडरशिप एनजीओ की होगी वो किस चीज को जरूरी बना रही होगी कि एनजीओ से रिलेटेड जितने भी एनजीओ के स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स क्या बताया था मैंने इधर, कि बोर्ड मेंबर्स, स्टाफ, कम्युनिटी मेंबर्स, क्लाइंट्स और डोनर्स, ठीक है, अगर उनकी पार्टिसिपेशन होगी, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होगी एनजीओ में, तब इसका मकसद है कि वो लीडरशिप बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि उस लीडरशिप ने क्या किया, अलाउ किया ना, उसने अलाउ किया कि एनजीओ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या कम्युनिटी के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें, वो इन्वॉल्व हों उस एनजीओ की एक्टिविटीज में, उसके प्रोजेक्ट्स में। इस वजह से क्या फायदा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन है वो सक्सेसफुल जाते हैं, वो मिशन जो है वो अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। अब इस लीडरशिप में कौन कौन आ सकते हैं, लीडर्स कौन से होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बोर्ड बना हुआ है उसके मेंबर्स भी लीडर बन सकते हैं, और जो मैनेजमेंट की पोजीशन पे जो स्टाफ है वो भी लीडरशिप की कैटेगरी में आता है। Next one is about the management. कि management is also an is a function, or you can say the system of the NGO. ठीक है, management क्या है कि जिसमें ये responsible होगा day to day operations of the organization कैसे हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रोजमर्रा के काम हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, और जो बोर्ड की पॉलिसीज हैं या प्लान्स हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बोर्ड और मैनेजमेंट दोनों क्या कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को भी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट हो जाएगा कि यहाँ पे काम किस तरह से हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पे पूरा उतर रहा है या नहीं हो रहा। या आप ये कह सकते हो कि अगर फाइनेंसेस एलोकेट किए हुए तो क्या वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज हो रहे हैं या नहीं, वो इंटरनल एनवायरनमेंट आ जाएगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप ये कह सकते हो कि कैसे एनजीओ अपना रिलेशनशिप बाहर प्रॉपरली मेंटेन रख रही है डोनर्स के साथ, बाकी जो फंडिंग एजेंसीज हैं उनके साथ कैसे मेंटेन रख रही है। और मैनेजमेंट जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अडेप्टिंग टू चेंज, कि अगर सिचुएशन में तब्दीली आ जाती है, हम जैसे ये कहते हैं कि कोरोना वायरस की कोविड की वजह से क्या हुआ कि लोगों की रिस्ट्रिक्शन, जो मूवमेंट थी वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई, तो एक सिचुएशन में चेंज आ गई ना सोसाइटी में। तो जब एनजीओ की आप ये जैसे कहते हैं कि एनजीओ बंद हो गई क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करने का ऑर्डर आ गया था अब हायर अथॉरिटीज के थ्रू, क्योंकि हमने कोविड को फैलने से रोकना था। तो अब ये तब्दीली आ गई ना, एक सिचुएशन में चेंज आ गई है, तो अब मैनेजमेंट क्या करेगा कि इस तब्दीली को मैनेज करेगा, देखेगा, और जो उस एनजीओ का प्लान था कि हमने हमेशा से ही प्लान था, हमेशा से इसका फोकस रहा है कि हमने नीडी और इस तरह के गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी है, ठीक है, तो वो तब भी इस सिचुएशन में कोई ना कोई हल निकालेंगे। क्योंकि ऑल दो तो ऑर्गेनाइजेशन अगर बंद हो गई है, हम मीटिंग्स अपने इस ऑफिस में नहीं कर सकते, तो वो क्या वो निकाल लेंगे सोल्यूशन के चले हम ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग के बाद हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस लोगों से फंड्स इकट्ठा कर लेते हैं, फिर कुछ लोग जाके नीडी लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो क्या है कि मैनेज फिर ये आपको बताएगा, ये एनजीओ को ये मैनेजमेंट ये समझाती है या से कि ये एक वे दिखाती है कि अगर कोई चेंज आता है तो उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है, अपने आप को कैसे अपने एक्शंस में, अपनी चीजों में कैसे तब्दीली लेके आनी है। Boards tend to micromanage and managers take on the role of the board in setting the NGO's directions and policies. ठीक है, एनजीओ के हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर में जो मेन सबसे ऊपर इसका स्ट्रक्चर आता है वो एनजीओ बोर्ड आता है, ठीक है, उसके बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। तो बोर्ड के मेंबर्स और जो मैनेजर्स होते हैं वो ये देखेंगे कि एनजीओ की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, एनजीओ की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। मसला कब आता है, मसला तब आता है एनजीओ गवर्नेंस के अंदर कि उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, उसकी लीडिंग, उसकी कंट्रोलिंग, उसको मैनेजिंग का जो एक तरीका चल रहा था, उसके अंदर मसला कब आता है, जब डिफरेंट रोल्स आ जाते हैं बोर्ड की और मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज,
कि जो एक्टिविटीज हमने प्लान की हुई है उन एक्टिविटीज को देखना, उन एक्टिविटीज को अमल दरामद करना, और गवर्निंग बॉडी क्या करना, दैट इम्प्लीमेंट द गवर्निंग बॉडीज प्लान। बोर्ड और मैनेजमेंट के दरमियान में फर्क है कि बोर्ड क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बनाता है, उसके मिशंस बनाता है। उन प्लान और मिशन को जब इम्प्लीमेंट करते हैं, जब उस पर अमल दरामद करते हैं, तो वो किसकी जिम्मेदारी में आ जाता है, वो मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। बोर्ड डिसाइड कर रहा होता है मिशंस को, प्लान्स को, और उन मिशन और प्लान को अचीव कैसे करना है वो मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसलिए अगर इन दोनों के दरमियान में फासला होगा, इन दोनों के दरमियान में राब्ता नहीं होगा, कि हमें तो पता ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, हमें तो पता ही नहीं है, या हमारे तक ये बात ही नहीं पहुंची कि इस बोर्ड के प्लान क्या थे, इस वजह से क्या हुआ कि जो एनजीओ गवर्नेंस थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे जैसे एनजीओ ग्रो करती जाती है, जैसे जैसे एनजीओ का जो फोकस है, उसका मिशन है, या कह सकते हैं उसकी एक्टिविटीज बढ़ती जाती हैं, उसकी जो मैनेजमेंट के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बढ़ती जाती है। क्यों ग्रो कर रही है ना, अब मैनेजमेंट को भी ज्यादा और बेहतर बनाना है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हैं उनको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया जाए। सिस्टम्स शुड नॉट एग्जिस्ट फॉर देयर ओन सेक, कि सिस्टम्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एनजीओ के अंदर जो बने हुए हैं, उनका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, या हमने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है, बल्कि सिस्टम्स की क्या जिम्मेदारी है कि वो तमाम के तमाम सिस्टम अगर एक एनजीओ के अंदर मौजूद हैं तो वो आपस में एक दूसरे की मदद करें। फिर हमारे पास फोर्थ है कि ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज जाहिर सी बात है क्लियरली इंडिकेट्स द ह्यूमन पावर, ठीक है, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। वो अब वॉलेंटियर्स भी हो सकते हैं, वो एनजीओ में काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, वो पेड स्टाफ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अब वॉलंटियर्स की एग्जांपल दी है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एनजीओ का, कि ये ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एनजीओ के लिए, ठीक है। ये लोगों इसको क्लाइंट्स को सर्विसेज देने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, बोर्ड्स को चलाने में भी अपना थोड़ा सा क्रेडिट डाल रहे होते हैं, मैनेजमेंट की पोजीशंस पे भी काम कर रहे होते हैं। इसलिए क्या है कि ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एनजीओ के अंदर कि कौन सा बंदा क्या करेगा। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ये भी आता है कि उसके स्टाफ क्या हैं, उसके वॉलंटियर्स क्या हैं, उनके स्किल्स क्या हैं, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, उनको कौन से टास्क दिए गए हैं। either the tasks are in line with his or her skills and expertise or not। हो सकता है वो उस चीज में माहिर ही ना हो, लेकिन उसको वो काम दे दिए, तो ये क्या हुआ कि ये मिसमैनेजमेंट हो गई है, और उस वजह से अगर उस बंदे को किसी भी काम के लिए लगाया जाएगा तो वो काम फिर प्रॉपरली आप ये कह सकते हैं इम्प्लीमेंट फिर नहीं हो सकता। या इसलिए ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या ज़रूरी है, उनको उनके स्किल्स ज़रूरी हैं, उनको मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना इनपुट दे सकें। ओके कि अच्छा वो उन लोगों को इन वॉलंटियर्स या स्टाफ को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है कि वो अपने आप को रिलेट करें कि वो दोनों ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो कैटेगरीज हैं, ये दोनों उस किसी भी एनजीओ के जो आउटकम्स हैं, किसी भी एनजीओ के जो आप भी कह सकते हैं आउटकम्स हैं या जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में मदद दे सकते हैं। हाउ दिस पीपल मेक ये देख अच्छा इसके अंदर ये भी चीज़ आती है कि हम ये देखते हैं कि ये लोग फैसला कैसे करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, मीटिंग्स के अंदर कैसे इनका ताल्लुक कैसा है, काम कैसे कर रहे हैं, उनकी जो जॉब है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स में आ जाती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या आ जाएगा कि हाउ द ह्यूमन पावर विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ इज प्रॉपरली फंक्शनिंग, ठीक है, प्रॉपरली फंक्शन कैसे कर रही है, अपना रोल प्ले कैसे कर रही है। अब जो मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको मोटिवेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो जो उनका लेवल है, उनकी जो कमिटमेंट है विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वो मेंटेन रहे, वो कमिटमेंट उनकी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, उसकी अपनी बॉन्डिंग उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा हो जाए।
मोटिवेटर्स कहते हैं बहुत सारे हो सकते हैं कि उनको फॉर एग्जांपल उनको इंक्रीज्ड मनी की फॉर्म में है, ठीक है, उनको कोई फाइनेंशियल आप उनको स्ट्रॉन्ग कर दो, उनको कोई सर्विस प्रोवाइड कर दो, ठीक है, या उनकी किसी स्किल को इनहैंस, उनको अपॉर्चुनिटी दो कि अपनी किसी कोई नई महारत सीखें, ठीक है, या उस नई महारत को इस्तेमाल करें और उनके जो काम है उनके उन कामों को रिकॉग्नाइज किया जाए या उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो एडवांसमेंट की तरफ आए। एडवांसमेंट यू कैन से इन द टर्म्स ऑफ कि उनकी ट्रेनिंग्स की जाए, उनको नई चीज़ों के बारे में सिखाया जाए। Number second last one is that financial resources. Financial resources as a system हमें clearly indicate कर रहा है it is very much important for an NGOs सर्वाइवल यू कैन से, ठीक है, क्योंकि एनजीओ का तो उनकी जिंदगी या उनकी आप ये कह सकते हो कि डिपेंड ही रिसोर्सेज पे कर रही है ना, फाइनेंशियल फंडिंग के सोर्सेज पे डिपेंड कर रही है। अगर उनको कोई फंडिंग सोर्स मिलता है, फंडिंग उनको मिल रही है और वो फंडिंग अगर प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रही तो वो फिर आइंदा उनको फिर फंडिंग नहीं मिलेगी, एक तो मिलेगी नहीं, दूसरा उनकी जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर आप ये कह सकते हो धब्बा लग जाएगा कि ये एनजीओ जो है ये अच्छी नहीं है, अगर हमने इसको रिसोर्स दे भी देंगे, अगर हम इनको फंड दे भी देंगे तो ये अपना काम पूरा नहीं करती। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो अपनी उन टारगेट्स को कितना अचीव करती है, वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, कि उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास कितने हैं और वो उन फाइनेंशियल रिसोर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसमें आ जाएगा कि ये इंश्योर करेगा कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी परचेज कैसे कर रही हैं, ठीक है, और परचेज अगर करनी है तो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करनी है, ठीक है, इस तरह से करनी है कि वो ऐसा ना हो कि एक जगह पे बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, दूसरी जगह बहुत सस्ता मिल रहा है तो वो महंगा वाला ले ले, ऑल्दो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्वालिटी सेम ही थी। तो ये इसका मतलब है कि हमने कॉस्ट इफेक्टिव वे में उस प्रोडक्ट की को देखा नहीं है, ठीक है। अभी क्या कहते हैं कि एनजीओ अपना इस फाइनेंशियल रिसोर्स को क्या कर सकते हैं कि वो किसी अच्छी जगह पे रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से कि रिसीट्स रखते हैं कि हमने अगर किसी जगह से कोई चीज़ खरीदी है, फॉर एग्जांपल कोई आप ये कह सकते हैं जैसे इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस देने के लिए उन्होंने पम्फलेट्स बनाए। अब पम्फलेट्स किस जगह से बनाए, उस जगह का बिल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन एक्सपेंसेस का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है अगर इन एनजीओज ने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को फंक्शनल रखना है। सेपरेट अकाउंट्स भी कह रहे हैं कि आप बना सकते हैं जिसके अंदर जो डोनर्स हैं वो डायरेक्टली उस अकाउंट्स के अंदर अपने पैसे डाल दें और वो एक ट्रैक रखें, वो फंडिंग एजेंसी भी कि उनकी जो रिसोर्सेज ने दिए हैं वो कैसे निकल रहे हैं और वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। शुड हैव डाइवर्स रिसोर्स बेस, रिसोर्स की जो बेस हो वो मुख्तलिफ होनी चाहिए, सिर्फ एक ही जगह से उसको रिसोर्स ना आ रहा हो, एक जगह से रिसोर्स आ गया अगर उन्हें मना कर दिया तो उसका मतलब कि फिर तो उन्हें दूसरा रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए पहले लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, और डाइवर्स रिसोर्स बेस का होना भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ एक ही फंडिंग सोर्स के ऊपर वो डिपेंड करेंगे तो उनके बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और फंडिंग बेस को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से तैयार करें कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, ये टफ फाइनेंशियल टाइम्स आ जाते हैं, तो उसमें उस सिचुएशन से उसने अपने आप को कैसे निकालना है। एक्सटर्नल रिलेशंस, दिस इज द लास्ट वन, कि हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देखा कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखा, हमने गवर्नेंस को देखा, हमने उस गवर्नेंस के अंदर फिर लीडरशिप को देखा। तो नाउ ये लास्ट हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये फंक्शनल आप ये कह सकते हो कि ऑर्गन है इस एनजीओ मैनेजमेंट के अंदर, एनजीओ की प्रॉपरली फंक्शन के लिए। एक्सटर्नल रिलेशंस, अब एक्सटर्नल रिलेशंस क्लियरली इंडिकेट्स कि अब उस एनजीओ ने अपने रिलेशनशिप बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, ये बाकी सिस्टम्स के साथ कैसे मेंटेन रखनी है। वो उसने फंडिंग एजेंसी के साथ इसको कैसे रिलेशनशिप होगा, गवर्नमेंट के साथ उसका कैसे रिलेशनशिप होगा, फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस कम्युनिटी के साथ उसका कैसे रिलेशनशिप होगा, उसका किसी और एनजीओ के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा। तो हाउ इट इज दिस एनजीओ इज cooperating with all of other external sources, or you can say external agencies, किस मकसद के लिए,
किस किस रीजन के लिए, क्या वजह है, टू डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज सिटीजन नीड एंड वांट। उस किसी भी एनजीओ का एक्सटर्नल रिलेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, ताकि जो एनजीओ का मकसद है कि वो सिटीजन्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाए। एक्सटर्नल रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने लिंक्स बना के रखें और सपोर्टिव पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप उनकी अच्छी हो, और तभी जाके वो एनजीओ करेगी अपने गोल्स को फुलफिल कर सकती हैं। या आप कह सकते हो कि वो अपना बहुत अच्छा इमेज बनाए, या एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखे, जिस ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर वो अपनी अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारी, अगर आप ये देखेंगे ना, बहुत सारे एनजीओज ने क्या किए होते हैं, अपने एनुअल जो होते हैं ना वो रिपोर्ट्स रखी हुई होती हैं, ठीक है, एनुअल रिव्यू रिपोर्ट्स होती हैं या एनालिसिस उन्होंने किए होते हैं अपनी उन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो वो उनके कुछ पब्लिक होती हैं। तो अगर वो पब्लिक, और उस इवन आप उन रिपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा इवन उन्होंने अपनी उन रिपोर्ट्स के अंदर एंड में रिसीट्स भी लगाई होती हैं कि हमें इतना फंड मिला था, हमें इतने रिसोर्सेज मिले थे, इतनों को हमने यहाँ यूज किया, इस रिसोर्स को हमने यहाँ यूज किया। तो इट इज थ्रू दिस ट्रैक रिकॉर्ड ये अपनी अचीवमेंट को एक तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दूसरा इसके जरिए से वो अपनी जो एक आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन है या अपना जो लिंक है उसका फंडिंग सोर्स के साथ, वो बेहतर बना सकते हैं अपना रिलेशनशिप। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बेहतर करती हैं तो वो क्या कर रही हैं, उस एनजीओ का जो स्ट्रेंथ है उसको और उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। एनजीओ विल वांट टू मेक कॉन्टेक्ट्स, एनजीओ कोशिश कर रही होती है कि वो कॉन्टेक्ट्स बनाए एंड इनहेंस इस रेपुटेशन विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑफिशियल्स। अपनी रेपुटेशन जो है वो बेहतर बनाने के लिए कि वो जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी एनजीओ गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो ये उनको ये पता चल जाए कि ये बहुत ज़्यादा रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इसका सारा का सारा रिकॉर्ड जो है ये पब्लिक है। ये अब इसकी जो अकाउंटेबिलिटी अगर करना कोई चाहेगा तो वो इसको कर सकता है, वो देख सकता है कि आइदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम कर रही है वो किस तरीके से कर रही है और उसका रिकॉर्ड क्या है। ओके, तो सो दिस आवर टॉपिक ऑफ दैट, आप ये कह सकते हो कि व्हाट इज द एनजीओस फंक्शनल सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 6 उसके सिस्टम्स पढ़े: प्रोग्राम्स, गवर्नेंस, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल